My dear students, today I am going to teach you about the heating effect of current, electrical power, electrical energy and Kirchhoff's current law and second law. And the remaining topic will be covered in another videos. तो पहला टॉपिक जिसकी बात करने जा रहे हैं यहाँ पे वो है आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. Most of you may know about the heating effect of current. कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट आप लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हैं और हमारा जो हमारी डेली लाइफ है उसमें आप लोग इसको एग्जामिन भी करते होंगे. जैसे कि फोन यूज कर रहे हैं तो फोन का क्या होता है, कुछ टाइम के बाद फोन आपका गर्म हो जाता है. गर्म हो जाता होगा, सबके साथ ही होता है. टेलीविजन है, अगर आप ज्यादा यूज कर रहे हैं तो वो गर्म हो जाती है. कुछ सेकंड्स बाद मोस्टली बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कुछ सेकंड्स के बाद कुछ टाइम के बाद जो है वो गर्म होने लगती हैं. अब होता क्या है, जो ये आपका इफेक्ट है यानी कि कोई भी कंडक्टर का जब उसमें करंट फ्लो हुआ वो गर्म हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. तो इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं? द प्रोडक्शन और जनरेशन ऑफ हीट व्हेन करंट passes through a conductor is called heating effect of current. Heating effect of current. अब इसके बाद में सपोज हमने मान लिया कि आपके पास कोई एक वायर है या फिर कंडक्टर है ये भी, और इसका रेजिस्टेंस जो है वो आपका ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट बी पॉइंट हो गया. ठीक है, इसको हमने किसी बैटरी के सोर्स से या फिर सोर्स ऑफ ईएमएफ से कनेक्ट कर रखा है. ये आपका पॉजिटिव है, नेगेटिव टर्मिनल. ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा आपका. ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि आपका करंट फ्लो करेगा. अब जैसे ही करंट फ्लो करेगा तो यहाँ पे क्या होगा कि कोई चार्ज हमने मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक टाइम t लगा और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना v है. अब हमने माना यहाँ से यहाँ तक b पॉइंट से ये पॉइंट तक जो चार्ज का ट्रांसफर हुआ वो कितना हुआ, q हुआ. तो चार्ज ट्रांसफर्ड from A to B, sorry B to A, charge transferred from B to A. B to A charge आपका Q is equal to कितना हो जाएगा, Q is equal to हो जाएगा IT, because we know that I is equal to QIT. ये आप पढ़ चुके हैं इस चैप्टर की स्टार्टिंग में. जो करंट है वो फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम होता है. अब अगर हम वर्क डन की बात करें कि इस चार्ज को एक पॉइंट से यानी B पॉइंट से A पॉइंट तक लाने में वर्क डन कितना करना पड़ा, तो वर्क डन in moving this charge, W is equal to हो जाएगा आपका VQ कैसे, according to the definition of potential difference we know that the potential difference is equal to the work done in moving a unit charge. जो भी आपकी नीचे वाली क्वांटिटी है डिनोमिनेटर में है उसको हम यूनिट मान लेते हैं. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप Q की अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें Q is equal to क्या निकाल चुके हैं, W is equal to BIT, क्योंकि Q is equal to है आपका IT. अब अगर हम W की बात अकॉर्डिंग टू ओम लॉ, अगर ओम्स लॉ की बात करें अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ का क्या कहता है, V is equal to IR. यहाँ पे जो अब इक्वेशन है इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे V is equal to IR. W will be equal to IR into IT which is equal to I square RT. देखो ये आपका A का ये का 2 पावर 2 हो जाएगी. यहाँ पे वर्क डन हो गया W is equal to I square RT. ये जो आपका वर्क डन है यही आपका कन्वर्ट हो जाता है हीट में. तो दिस वर्क डन इज डिसिपेटेड, दिस वर्क डन इज डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट. दिस इंप्लाइज दैट जो आपका W है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हीट में. इट मींस H will be equal to I square RT. And this is known as Joule's law of heating. आपसे 1 मार्क में पूछा गया what is the Joule's law of heating? Joule's law of heating एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 1 मार्क में और पूछा गया है कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे Joule's law of heating डिपेंड करता है. तो अगर मैं फैक्टर्स की बात करूं तो फैक्टर्स ऑन व्हिच हीट डिपेंड, फैक्टर्स अपॉन व्हिच हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर डिपेंड या फिर हीट डिपेंड्स.
तो पहला जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के स्क्वायर के, सेकंड जो आपकी हीट है वो डायरेक्टली है रेजिस्टेंस के, एंड थर्ड किसके, थर्ड है आपका टेम्परेचर के। थर्ड पॉइंट आपका हो जाएगा हीट इज सॉरी टेम्परेचर नॉट टेम्परेचर, टाइम टी। टी ये आपके तीन फैक्टर्स हैं जिन पे जो आपका हीट प्रोड्यूस्ड बाय कंडक्टर है वो डिपेंड करती है। इस इलेक्ट्रिक पावर। अच्छा पावर की बात करें तो पावर कैसे पता चलेगा तुम्हारे अंदर पावर है, यानी कि आप किसी वर्क को कर रहे हैं प्लस कितनी जल्दी कर रहे हैं, यानी कि टाइम कितना कम यूटिलाइज कर रहे हैं, तो पावर को हम डिफाइन कर सकते हैं वर्क डन पर यूनिट टाइम। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करें, इलेक्ट्रिसिटी के टर्म में बात करें, तो इलेक्ट्रिक पावर को कैसे डिफाइन करेंगे। कोई सपोज आपका सेल है, मैं यहां बना देता हूं सेल के, मैं एक सर्किट ले लेता हूं, ठीक है। ये आपका कोई सर्किट है, रेजिस्टेंस लगाया, करंट आई जा रहा, ये आपका एक फर्स्ट टर्मिनल है और ये इधर आपका पॉजिटिव नेगेटिव दो टर्मिनल है, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रिक पावर को कैसे डिफाइन करेंगे, ये आपका एक टाइप का वर्क डन पर यूनिट टाइम है या फिर रेट ऑफ वर्क डन है। वर्क डन कौन कर रहा है, आपका सेल कर रहा है, जिसका ईएमएफ कितना है, ईएमएफ ई है, ठीक है। तो इस रेट को ये बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर, इसको डिफाइन कर सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द rate of electric work done by the source of EMF E in maintaining the electric current between two terminals, ठीक है। अब हमें सपोज क्या कर लेना है, सपोज a current I flows for time t and let the potential difference is B, then वर्क डन आपका कितना हो जाएगा, वर्क डन W इज इक्वल टू क्या होता है आपका, देखो हमें पता है W इज इक्वल टू होता है, सॉरी यहां से मैं पहले बता दूंगा आपको कि V हमें क्या पता है, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। यहां से जो आपका W है, W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू हो जाएगा आपका BQ, एंड वी आल्सो नो दैट Q इज इक्वल टू IT। Now on substituting here Q is equal to IT, then W will be equal to V into IT। तो ये आपका जो वर्क डन है वो हो जाएगा BIT, ये वर्क डन हुआ। अगर हम पावर की बात करें, पावर या इलेक्ट्रिक पावर, P is equal to हो जाएगा आपका वर्क डन अपॉन टाइम W upon T, that is equal to BIT upon T। T to D will cancel out, P will be equal to P equal to निकल आया आपका BI। और अगर यहाँ पे हम इसकी SI यूनिट की बात करें कि जो SI यूनिट है पावर की वो क्या होती है, वॉट, ठीक है। और जो खास याद रखने वाली बात है कि पावर हम 1 HP 1 हॉर्स पावर आप लोगों ने पढ़ा होगा 746 वाट, ये भी आपको याद रखना, न्यूमेरिकल में इसकी जरूरत पड़ सकती है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, V इक्वल टू I निकल आया B, अब हम यहाँ पे ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे, तो हमें ओम्स लॉ से पता है क्या होता है, V इक्वल टू क्या होता है आपका IR। अगर हम IR यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR into I। This implies that P will be equal to I square R। अगर फिर से हम देखें यहाँ पे V is equal to IR है और अगर I निकालें, this implies that I will be equal to V upon R। Now we have to substitute this value in the above equation, then P will be equal to I की जगह पे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे V by R का स्क्वायर into R। तो ये आपका P will be equal to B square upon R square into R। एक R से आपका एक R कैंसिल आउट हो जाएगा और जो फाइनल आपकी निकल के आएगी वो निकल के आएगी P is equal to V square by R। ये आपकी पावर की 3 है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको देख लेना है गिवन वैल्यू कैसी है, या फिर सीरीज की बात कर रहे हैं तो आप ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं। पैरेलल में ठीक है, सीरीज में क्या होता है आपका करंट कांस्टेंट रहता है, आप करंट वाला ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं।
पैरेलल में ही है। बाकी फिर डिपेंड करता है कि कंडीशंस कैसी है, क्या क्या आपको गिवन है क्या नहीं गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हमें पावर्स के ये फॉर्मूले यूज करने हैं। आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात करें तो पीछे हम लोगों ने देखा था पावर, पावर क्या थी, रेट ऑफ वर्क डन। यहाँ पे क्या है कि जो वर्क डन करेगा, यानी कि जो भी आपका सोर्स है जिसका ईएमएफ ई है, वो जो वर्क डन करता है इलेक्ट्रिक करंट को मेंटेन करने में, उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो अगला टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी, इसको डिफाइन कर देंगे। इट इज डिफाइंड एज द टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन बाय द सोर्स। अब ये जो वर्क डन होगा इसे कौन करेगा, इसे सोर्स करेगा। वर्क डन बाय द सोर्स इन मेंटेनिंग द इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, अब अगर इसमें और बताएं इलेक्ट्रिक पावर की बात करें तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात करें, पावर इज इक्वल टू हमने क्या देखा, W अपॉन T। अगर हम इस एनर्जी की बात करें तो जो वर्क डन है आपका यही क्या हो जाएगा, यही हो जाएगी आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो दिस इंप्लाइज दैट वर्क डन विल बी इक्वल टू W into T। अब this work done is stored in the form of energy, this work done is stored in form of energy या फिर in energy। तो हम इसको लिख सकते हैं E will be equal to P into T and we know that P is equal to VI, so I will be equal to VI into T, VIT। अब हमें V is equal to क्या पता है, since we know that V is equal to IR, तो यहां से जो आपका E है ये will be equal to IR into IT, that is equal to I square RT। तो ये आपका निकल आया रिलेशन। अब एनर्जी की यूनिट की बात करें तो आपको पता है कि आपकी जूल होती है। अब नेक्स्ट है आपका कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कॉमर्शियल यूनिट क्या है कि किलोवाट और, या फिर इसको हम लोग यूनिट भी बोलते हैं। 1 किलोवाट और की बात करें तो 1 किलोवाट, 1 केजी, किलो का मतलब है आपका 1000 इनटू ये आपका 1000 वाट हो गया। ठीक है, अगर हम और को कन्वर्ट करें, 1 और इज इक्वल टू आपका क्या होता है, 1 और इज इक्वल टू होता है 60 मिनट। अब अगर मिनट देखा जाए 60 इनटू 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं आपके 60 सेकंड, तो ये आपका हो जाएगा 3600 सेकंड। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देंगे 3600, दिस इज ये आपके 20 ये 3 ये 5, ये 36 into 10 to the power 5 हो गया। इसको हम लिख सकते हैं 3.6 into 10 to the power 6। अब या तो इसको जूल लिख सकते हैं या फिर वॉट इनटू सेकंड, वॉट इनटू सेकंड भी आपका जूल ही है। अब इसमें न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, आपको न्यूमेरिकल इस तरह से पूछा जा सकता है कि कोई आपका पर्सन है, एक पर्सन है वो इन द मंथ ऑफ जनवरी, ठीक है, जनवरी मंथ के लिए बात कर रहे हैं, एक आपका एसी यूज करता है 1.5 किलोवाट का, 3 और के लिए 7 फैंस, ये आपके 500 वॉट के 7 और के लिए। अब तुमसे कहा जाए इफ द रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ₹5 पर यूनिट, जो कॉस्ट दिया गया है ₹5 पर यूनिट दिया गया है, तुमसे क्या पूछा जाएगा कि आपको बिल कैलकुलेट करना है कि जो जनवरी मंथ है उसमें बिल कितना आएगा, ये टोटल अमाउंट जो है, टोटल कॉस्ट कितना उसको पे करना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका किलोवाट और निकाल लेंगे, इसका निकालेंगे। अब एसी के लिए बात करें तो एसी के लिए आपका कितना हो जाएगा 1.5 किलोवाट है इनटू और कितने घंटे 3 घंटे, ये आपका सिर्फ पहले एक दिन के लिए है। अब प्लस अगर हम बात करें फैन की तो फैन आपके कितने 7 फैंस हैं और ये 500 वॉट के हैं, हमें कन्वर्ट किस में करना है, कन्वर्ट करना है किलोवाट में, ठीक है। तो किलोवाट में और ये कितने घंटे के लिए यूज किए जाते हैं 7 और के लिए, ठीक है। तो दोनों का हमें दोनों की इस तरह से टोटल यूनिट मिल जाएगी। अब अगर हम बात करेंगे जनवरी मंथ के लिए तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देंगे 31 से, ये आपकी निकल आई टोटल यूनिट्स। अब अगर हमें निकालना है कॉस्ट, तो कॉस्ट के लिए हम क्या करेंगे, कॉस्ट के लिए जो भी हमारी टोटल यूनिट्स यहाँ नीचे निकल के आएंगी उसमें मल्टीप्लाई करा देंगे 5 से और इस तरह से आपका टोटल कॉस्ट निकल आएगा। टॉपिक है आपका किरचॉफ्स लॉ।
किरचॉफ्स लॉ में आपके दो लॉ आते हैं और कुछ लोग इसे किरचॉफ का लॉ भी कहते हैं। वैसे इसका इतना खौफ होता नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत इजी लॉ है ये। तो किरचॉफ्स लॉ क्या कहता है आपसे कि कोई जंक्शन है, जंक्शन मतलब आप लोगों ने देखा होगा रेलवे स्टेशन पे जंक्शन। तो जंक्शन पे क्या है, जो भी किसी भी जंक्शन की तरफ जो करंट आ रहे हैं प्लस जो उससे निकल के जा रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा रेलवे स्टेशन पे जंक्शन होते हैं, वहां क्या होता है, गाड़ियां बहुत सारी आ रही होती जा रही होती। तो जो नेट अलजेब्रिक सम है करंट्स का वो आपका होता है 0। ये कहता है आपसे किरचॉफ फर्स्ट लॉ, किरचॉफ फर्स्ट लॉ। इस लॉ को हम करंट लॉ भी कहते हैं, करंट लॉ। आगे आप लोग जो भी इंजीनियरिंग या कहीं भी आप पढ़ेंगे फिजिक्स, तो वहां आप इसको पढ़ेंगे केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ। ये क्या कहता है, ये आपका करंट I1 है, ये I2 है, हमने मान लिया ये I3 है, ये I4 एंड देन दिस इज योर I5। तो नेट अलजेब्रिक सम इट स्टेट्स दैट, अगर हम यहाँ पे सम की बात करें तो जो पहली बात तो जो कंडीशन है नोड पॉइंट है वो पहले आप लोग इसको लिखेंगे, उसके बाद में इसे लिखेंगे। नोड पॉइंट क्या है ये पहले मैं ये स्टेट करवा देता हूं। तो इट स्टेट्स दैट द अलजेब्रिक सम of currents at a point at any junction is 0। ठीक है, तो ये I इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये सम का मतलब है, ये आपका सिग्मा है, सिग्मा का मतलब है समेशन, जितना भी करंट आ रहा होगा। अब हम इसको क्या लिखेंगे, I1 प्लस नोड पॉइंट क्या है आपका, जो टुवर्ड्स करंट है आपका, करंट टुवर्ड्स जंक्शन, उसको लेंगे पॉजिटिव, करंट टुवर्ड्स जंक्शन is taken as positive and away junction, currents away from junction is taken as negative। ठीक है, तो इसको नेगेटिव लेते हैं, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट। I1 आपका हमें दिख रहा है जंक्शन की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव होगा। I2 अवे जंक्शन है, तो ये आपका क्या हो जाएगा I2 माइनस के साथ I3, ये भी आपका अवे जंक्शन है, अवे फ्रॉम जंक्शन है, तो I3 नेगेटिव हो जाएगा। I4 आपका टुवर्ड्स जंक्शन है, और I5 की बात करें तो ये भी आपका अवे फ्रॉम जंक्शन है, तो माइनस का I5 इक्वल्स टू 0। नेट करंट 0 हो गया। अब I1 जो नेगेटिव वाला है उसको उस साइड भेज देंगे, प्लस क्या बचेगा आपका I4 इक्वल टू हो जाएगा I2 प्लस I3 प्लस I5। यहां से एक और स्टेटमेंट आपका निकल के आया, क्या निकल के आया, जो करंट टुवर्ड जंक्शन है, या फिर इसको कह सकते हैं सम ऑफ करंट टुवर्ड जंक्शन इज ऑलवेज टू द करंट अवे फ्रॉम जंक्शन। ठीक है, तो ये आपका अलजेब्रिक सम ऑफ करंट्स टुवर्ड्स जंक्शन इज इक्वल टू currents away from junction। ठीक है, नोट कर लीजिए किरचॉफ सेकंड लॉ या फिर किरचॉफ वोल्टेज लॉ, लूप रूल, मेश रूल, बहुत सारे नाम दिए गए हैं। उससे पहले मैं आपको एक बेसिक टर्म बता दूं कि मेश क्या होता है, मेश या लूप क्या है। मेश या लूप क्या है, एक टाइप का कंडक्टिंग पाथ है, या फिर इसको कह सकते हैं क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ। ठीक है, ये आपका बेसिक हो गया। अब पहला इसमें जो टॉपिक है आपका वो क्या मैं बताने जा रहा था, किरचॉफ सेकंड लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ, या फिर इसको हम क्या कहते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, लूप रूल भी कहते हैं, या फिर मेश रूल भी, मेश। ठीक है, तो बहुत सारे इसके नाम हैं। अब ये क्या कहता है, सपोज आपके पास कोई क्लोज्ड लूप है, ये हमने मान लिया कि कोई क्लोज्ड लूप है, और मैं इसको बना दूं थोड़ा इस तरह से, ये सेल लगा है, ठीक है, या फिर यहाँ पे मैं रेजिस्टेंस यूज कर लेता हूँ,
ये रेजिस्टेंस है, ये यहाँ पे आपका कोई सेल लगा है, ठीक है। इधर भी कोई आपका एक सेल लगा है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव टर्मिनल। ये क्लोज लूप है, हमने इसका नाम दे दिया कोई ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। करंट की डायरेक्शन की बात करें तो पहला अगर इसका ईएमएफ E1 है और इसका E2 है तो करंट कुछ यहाँ से निकलेगा, यहाँ अब इधर पॉजिटिव से फ्लो करेगा, ये आपका इधर जाएगा, और ये दोनों करंट अगर इस वाले करंट को हम I2 मान लें और इसे I1 मान लें तो इसमें जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो आपका होगा I1 प्लस I2। यहाँ पे आपका करंट कौन सा होगा, ये आपका करंट होगा I1, और जो इधर इंटर कर रहा होगा वो करंट होगा आपका I2, ठीक है। अब लूप रूल आपसे क्या कहता है कि कोई भी आपका क्लोज सर्किट है या क्लोज लूप है उसके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज होगा वो आपका ऑलवेज इक्वल होगा जीरो के। अब हमें पता है, या फिर हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा वी समेशन ऑफ डेल्टा वी इक्वल्स टू जीरो, एंड वी इज इक्वल टू क्या होता है, वी इज इक्वल टू आपका क्या होता है ईएमएफ ई माइनस आई आर इक्वल्स टू जीरो। ये आपका सिग्मा हो गया, और अगर इसको उधर भेजें तो आपका ये सिग्मा ईएमएफ विल बी इक्वल टू सिग्मा आई आर। अब देखो इसे कैसे जो डिफाइन किया गया है, जो इसकी डेफिनेशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ दीस टू मैथमेटिकल जो भी आपकी इक्वेशंस है इन पे है। अब पहली इक्वेशन आपकी क्या कह रही है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज है वो इक्वल टू जीरो होगा, और दूसरा जो सम ऑफ ईएमएफ्स है वो आपका इक्वल होगा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंसेस। इसको यही डिफाइन करना है। तो इट स्टेट्स दैट द चेंज इन, या फिर इसको कह सकते हैं sum of changes in potential difference across any closed loop। लूप मैंने बताया क्या होता है, कोई आपके क्लोज कंडक्टिंग पाथ, ये क्लोज्ड है तो ये आपका एक लूप हो जाएगा, ये दूसरा लूप हो जाएगा, ठीक है। तो क्लोज लूप इज जीरो, और दूसरा ऐसे ये आपका पहला हो गया कि सिग्मा चेंजेस इन डेल्टा वी इक्वल टू जीरो, या फिर और कैसे डिफाइन कर सकते हैं, और द सम ऑफ ईएमएफ्स इन एनी क्लोज लूप is equal to sum of products of currents and corresponding resistances। अब अगर हम इस वाले लूप की बात करें, ये आपका कोई एग्जांपल है, ठीक है। अब अगर इसको मैं बताऊं तुम्हें कि इसको हम कैसे यूज करेंगे, तो सबसे पहले EF अगर हम बात करें पहले लूप की, ये आपका लूप 1 मान लिया हमने, इसको मान लिया लूप 1। तो पहले हम लेते हैं, ये मैं पहले इसको इरेज कर दूं फिर बताता हूं आपको कोई बढ़िया सा एग्जांपल। ये आपका एक एग्जांपल है और ये 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, दिया गया है। ये क्वेश्चन दिया गया है, सबसे पहले आपको EMF दिया गया है, दिख रहा होगा E1 और E2 दो, यानी कि दो आपके पास सेल्स हैं और ये 3 रेजिस्टेंस है। आपके पास आपसे क्या पूछा गया है कि जो आपका सेल E1 है उसके लिए करंट निकालना है, E2 के लिए करंट निकालना है। और इस टाइप का एक क्वेश्चन जरूर आता है। इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो आपका डायग्राम दिया गया है इसमें हम करंट की डायरेक्शन को ड्रॉ करेंगे कि करंट आपका कैसे फ्लो कर रहा है। अभी आपका पॉजिटिव बड़ा बना है, ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव है, हमें पता है करंट पॉजिटिव से फ्लो होगा, ये आपका पॉजिटिव यहां से फ्लो होगा, ठीक है। हम इसको अज्यूम कर लेते हैं I1 E1 सेल है और इसको मान लेंगे कि इससे करंट जो निकल रहा है वो आपका जा रहा होगा I2। इधर ये जो फाइनली मिल रहा होगा वो आपका I2 हो जाएगा और इधर जो मिल रहा होगा वो आपका हो जाएगा I1, ठीक है। ये तो करंट की डायरेक्शन हो गई। अगर इस वाली आर्म की बात करें तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसमें I1 भी, ये आपका I1 इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा होगा, I2 भी इधर जा रहा होगा, तो इसमें करंट जो है वो आपका हो जाएगा I1 प्लस I2। अब इसके बाद में इसको नंबर दे देते हैं कोई ABCD टाइप से, जैसे मैंने यहाँ पे A B C D E F। अब इससे क्या रहेगा, हमें जो लूप सेलेक्ट करने में है वो आसानी रहेगी। सबसे पहले मेरे पास क्या ऑप्शन है कि एक तो मैं A B C D A इस तरह से ये लूप ले सकता हूं पूरा, यानी कि जो मेरी डायरेक्शन ऑफ ट्रांसवर्सल है, मैं इधर से जा रहा हूं उधर के लिए, तो डायरेक्शन ऑफ ट्रांसवर्सल इस तरह से हो जाएगी।
दूसरा मैं क्या कर सकता हूँ, सेम तरह से डायरेक्शन, लेकिन यहाँ पे अगर मैं इधर जाऊंगा तो मैं इधर के लिए जा रहा हूँ, लेकिन जो करंट है वो इधर के लिए फ्लो कर रहा है, यानी करंट हमें लेना पड़ जाएगा नेगेटिव। तो मैं क्या करूंगा, अपने फायदे के लिए करंट इधर, मैं इधर से डायरेक्शन अज्यूम करूंगा। तो सबसे पहले क्या ले रहे हैं, सॉल्यूशन की बात करते हैं, और सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, कंसीडर, कौन सा लूप कंसीडर कर रहे हैं, कंसीडर अ क्लोज्ड लूप, ये वाला ए डी सी बी ए डी सी बी ए, ये आपका पूरा मैंने लूप यहां से यहां तक कंसीडर कर लिया। अब मैं जा रहा हूं इधर से इधर ए टू डी, देखो ए से डी तक करंट की डायरेक्शन सेम इधर है, तो पहला आपका रेजिस्टेंस पड़ रहा है 4 और इसमें करंट कितना है I1 प्लस I2। फार्मूला यहां पे कौन सा यूज होगा, समेशन ऑफ E इज इक्वल टू IR, यानी कि जितने भी E1 है उनका प्रोडक्ट वो IR बन गया। लेकिन मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, पहले IR ले रहा हूं। अब R यहां पे कितना है, R आपका 4 है, तो मैंने 4 ले लिया इनटू I1 प्लस I2 करंट ले लिया। आगे जा रहे हैं, यहां पे मिल रहा है रेजिस्टेंस आपका प्लस का, प्लस मैंने क्यों लिया, क्योंकि मैं जिधर जा रहा हूं, मैं मेरी डायरेक्शन ये है DC C to B इस तरह से, और जो करंट फ्लो कर रहा है वो करंट भी आपका सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, यानी कि हम इसको नेगेटिव में ले सकते हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर जो डायरेक्शन ऑफ ट्रांसवर्सल है, सपोज मेरी डायरेक्शन ऑफ ट्रांसवर्सल इधर से इधर है, ये डायरेक्शन ऑफ ट्रांसवर्सल है और ये नेगेटिव है, तो यानी कि यहाँ पे EMF जो है वो आपका पॉजिटिव लिया जाएगा। कुछ बुक्स में इसको एक्स्ट्रा रूल्स के साथ भी प्रेजेंट किया गया है कि इस तरह से उसको कर सकते हैं कि अगर डायरेक्शन ऑफ ट्रांसवर्सल है उसमें नेगेटिव पहले पड़ रहा है तब फिर हम E को पॉजिटिव लेते हैं, अगर हमारी डायरेक्शन ऑफ ट्रांसवर्सल अपोजिट पड़ रही है, ये आपका पॉजिटिव पड़ रहा है, तब यहाँ पे हम EMF को नेगेटिव लेते हैं। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने अपनी एक डायरेक्शन अज्यूम की कि मैंने लूप कौन सा लिया है उसके अकॉर्डिंग EMF और करंट को एडजस्ट किया है। अब यहाँ पे करंट आपका कौन सा हो जाएगा, एम्पियर, सॉरी रेजिस्टेंस आपका 2 ओम हो गया। करंट की बात करेंगे, करंट आपका हो जाएगा 2I1। नेक्स्ट स्टेप है आपका इक्वल टू, अब ये हम कैसा लेंगे, मैं इधर से इधर जा रहा हूं और पहले कौन सा पड़ रहा है, नेगेटिव, यानी कि जो आपका EMF है वो भी हम पॉजिटिव यूज करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 12, ये हो गई इक्वेशन 1। अगर इसका एक स्टेप और सिंपलीफाई करें तो 5I1 प्लस ये आपका हो जाएगा 4I2 प्लस 2I1 इक्वल्स टू 12। 4I1 और 2I1 6I1 प्लस 4I2 इक्वल्स टू 12। अगर मैं चाहूं तो इसे 2 से डिवाइड भी कर सकता हूं, और हां हम किसी भी इक्वेशन में दोनों साइड यानी कि LHS और RHS दोनों को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करा सकते हैं। तो यहां पे आपका अगर मैं 2 से इसको डिवाइड कर दूं तो ये आपका हो जाएगा, नई इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी, 3I1 प्लस 2I2 इक्वल्स टू 6, इक्वेशन 1। ठीक है, अब अगले लूप की बात करते हैं, उससे नीचे वाला जो सेकंड लूप है, ये आपका लूप मैंने 1 मान लिया था, इसको लूप 2। ठीक है, तो अगला अब हम कौन सा, बाय लूप रूल या मैश रूल इन क्लोज्ड लूप, कौन सा लूप है आपका, ये वाला सेकंड वाला। इसमें भी मैं वही करूंगा अपने फायदे के लिए, मैं चाहूं तो मैं इधर से इधर अज्यूम कर सकता हूं, लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं इधर से जाऊंगा, जिससे कि जो मेरी डायरेक्शन ऑफ, कोशिश यही करिए कि जो आपकी डायरेक्शन ऑफ ट्रांसवर्सल है वो आपकी इस तरह से डायरेक्शन मिलेगी जो आपकी करंट की डायरेक्शन हो, ये करंट की डायरेक्शन है और ये हमारी डायरेक्शन ऑफ ट्रांसवर्सल है। तो मैं यहां से जा रहा हूं AD में पहले मुझे क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है, रेजिस्टेंस 4 है, और करंट की बात करेंगे तो करंट आपका कितना है, I1 प्लस I2। नेक्स्ट यहां फिर यहां पहुंचे, यहां पे आपका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 1 है, तो प्लस का 1 इनटू, और करंट कितना है इसमें, तो करंट है आपका I2, ये आपका I2 हो गया, इक्वल्स टू EMF की बात करें। अब देखो डायरेक्शन ऑफ ट्रांसवर्सल मेरी इस तरह से है, मैं इस तरह से जा रहा हूं, और जो पहले मिल रहा है वो क्या है, वो नेगेटिव टर्मिनल है, यानी कि जो हमारा EMF है वो यहां पे पॉजिटिव होगा, और EMF V2 की वैल्यू गिवन है वो है आपकी 6। एक स्टेप इसका सिंपलीफाई करेंगे, 4I1 प्लस 4I2 प्लस I2 इक्वल्स टू 6। अब यहां पे 4I1 और एक प्रॉब्लम, सही है, ठीक है, कुछ नहीं है, तो यहां पे 4I1 और प्लस ये तो I2 है आपका, तो 4I1 प्लस 5I2 इक्वल्स टू हो रहा है आपका 6, ये आपकी बन रही है इक्वेशन सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को देखें, हमें क्या करना है कि एक I को कैंसिल आउट करना पड़ेगा, या तो I1 को कैंसिल आउट करना है या फिर I2 को कैंसिल आउट करना है। तो I1 को कैंसिल आउट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे और इस इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो मैं समझना होगा, अगर इन इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवाएं, देखो 3 से करवाएंगे तो 4 3 या 12 हो गया, ये आपका 12I1 हो गया,
यहाँ पे भी 4 से करवा दी तो कितना हो जाएगा 4 3 12i1, तो 12i1 अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करवा दें हमें कोई परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 1 इंटू 4, यानी इक्वेशन 1 में मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, माइनस इक्वेशन 2 इंटू 4। ठीक है, जैसा आपको सुटेबल लग रहा है आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करा सकते हैं, लेकिन जो मल्टीप्लिकेशन है वो दोनों साइड होगा। तो फर्स्ट इक्वेशन की बात करें, फर्स्ट आपकी हो जाएगी 12i1 प्लस 2 4 जा 8i2 इक्वल टू 6 4 जा 24। ये सेकंड इक्वेशन आपकी 4 3 जा 12i1 प्लस 5 3 जा 15i2 और इक्वल टू 6 3 जा 18। अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आएगा, ये आपका नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया, 0 हो गया। यहाँ 18 में से 15 गया, ये आपका माइनस का हो जाएगा 7i2 इक्वल टू यहाँ आपका ये बचेगा 6। तो अगर हम इसको एक स्टेप और सिंपलीफाई करें, दिस इंप्लाइज दैट i2 विल बी इक्वल टू -6/7। माइनस साइन क्या बता रहा है कि जो i2 है, देखो करंट आपका नेगेटिव है, इसका मतलब ये नहीं करंट नेगेटिव है, इसका मतलब है ये उसकी जो डायरेक्शन हमने अज्यूम की है, हमने करंट i2 की डायरेक्शन इस तरह से अज्यूम की थी, लेकिन जो डायरेक्शन i2 की है वो अपोजिट होगी। तो नेगेटिव साइन यही बताता है कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो आपकी कैसी होगी, अपोजिट होगी। अब मैं क्या करूंगा, जो मैंने वैल्यू i2 निकाली है वो आपकी इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो सब्स्टिट्यूटिंग i2 इन इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 कौन सी वाली, पहले वाली, तो ये आपका 3i1, i2 की बात करें तो ये आपका 2 हो जाएगा इनटू i2 क्या निकाला हमने, माइनस का 6/7 इक्वल टू 6। और एक स्टेप सिंपलीफाई करें तो 3i1 विल बी इक्वल टू 6 है, ये आपका प्लस का उधर जाएगा, 6 2 जा 12/7। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये आपका i1 विल बी इक्वल टू हो जाएगा 6 7 जा 42 प्लस 12 और अपॉन में हो जाएगा 7, और ये जो 3i1 है ये i1 आपका नीचे पहुंच जाएगा। तो ये इधर क्या हो रहा है आपका 2 2 4 4 1 5 54 अपॉन 7 और इनटू आ जाएगा आपका 3, या फिर मैं अगले स्टेप में इसको यूज करूंगा। तो यहां से i1 विल बी इक्वल टू 54/7 इनटू अपॉन में आएगा 1/3। तो ये आपका 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 1 जा 3 3 1 जा 3 3 8 जा, ये आपका i2 will be equal to, sorry i1 will be equal to 18/7। दिस इज योर आंसर।